अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। यहाँ पे हमने PYQs भी कवर किए हैं और कम्प्लीटली आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बनाया गया है। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो कि करंट को फ्लो ना होने दे, उसको फ्लो होने से जो रोके उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एक तरीके से रुकावट करंट के फ्लो में, ठीक है, तो करंट को रोकता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, वेयर हमारे पास L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है हमारा यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रेजिस्टेंस किसी भी वायर का ज़्यादा होगा अगर उसका लेंथ ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटी वायर है तो वहाँ पे करंट इजीली फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस वहाँ पे कम है। लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूँ तो वी विल गेट R इज इक्वल टू रो L बाय A। नाउ हियर this rho is the constant of proportionality which is called as resistivity or specific resistance। ठीक है, तो हम proportionality constant हटाएंगे तो हमें ये rho मिलेगा। अब हम बात करते हैं conductance की। Now what is conductance? Conductance is opposite of resistance, G is equal to 1 by R। reverse of resistivity ऑफ कोर्स वो हो गया कंडक्टिविटी, क्योंकि रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस है, तो रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया हमारा, कंडक्टिविटी हो गया ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ पे कंडक्टेंस की ले लिया फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1 बाय R विच इज ऑलरेडी रिटन हियर। अगर मैं उसको 1 बाय R लिख रही हूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R रो बाय R इज इक्वल टू रो L बाय A भी होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो हमारे पास ये ऑपोजिट हो जाएगा। बहुत से बच्चों को यहाँ भी डाउट होगा तो मैं ये भी करके दिखा देती हूँ। रो L बाय A इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय रो A बाय L। ये वाला होता है ना, ये ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये 1 बाय रो हमारे पास क्या हो गया, कापा, विच इज कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी अगर मैं यहाँ से फिर से देखूँ कंडक्टिविटी को, तो हमारे पास कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या आया था, व्हाट इज कंडक्टिविटी, फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी विच वॉज G is equal to kappa into A by L। This was conductivity जो हमें ऊपर से मिला है, ये हमारा कंडक्टिविटी था। अब इस कंडक्टिविटी को अगर हमें लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, G into L by A is equal to K, यानी कि कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस सेल कांस्टेंट? अगर आप सेल लेंगे, कोई भी एक सेल लेंगे, तो उसके अंदर आपकी दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी। ये अगर मैंने एक सेल ले लिया, इसके अंदर इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। डिपेंड नहीं करता है वो कौन सा आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, कौन भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास L बाय A इज सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट में ये चैप्टर कर रहे हैं और शॉर्ट के साथ साथ हम अच्छे से ये चैप्टर कर रहे हैं बेटा। इससे अच्छा आपको ऐसे नहीं मिल सकते हैं चैप्टर्स। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज, पर हाँ मैंने एक चीज़ इसमें अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड, इससे ज़्यादा शॉर्ट में आपको नोट्स नहीं मिल सकते और इससे ज़्यादा अच्छे से भी आप लोग अगर चाहें तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ ऑल्सो, बट स्टिल मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से ट्राई किया है कि आपको शॉर्ट में सब कुछ मिल जाए। ठीक है, हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस डेल्टा एम। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कंडक्टिंग पावर्स ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है, दैट इज 1 मोल। 1 मोल दैट इज फिक्स्ड। अब 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, उसके अंदर जितनी भी आपका डेल्टा एम पावर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब कितना वहाँ पे आपका कंडक्टेंस होगा इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर देते हो, 1 मोल ही। अब आपको क्लियर होगा। देखिए हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी इनटू हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया है उस मोलर मतलब इलेक्ट्रोलाइट का।
कितना वॉल्यूम ऐड किया है हमने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ओनली, पर आपने कितना वॉल्यूम लिया है इलेक्ट्रोलाइट का उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कापा इंटू वी। अब हमें एक बात बताइए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे ले लिया, दैट इज फिक्स्ड। अगर मैं इसे मोलैरिटी के टर्म्स में लेती हूँ, अगर आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो हम इसे कापा इंटू 1000 बाय सी लिखेंगे। और ये फॉर्मूला बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बच्चों को जनरली समझ नहीं आता है ये आया कहाँ से, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर नहीं भी समझ आए तो ये फॉर्मूला तो रामबाण है, इसको मत छोड़ के जाइएगा, यही फॉर्मूला यूज होगा आपके सारे क्वेश्चंस में। तो अभी हम बात करते हैं, ऐसे आपको समझ आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी, दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आपको वॉल्यूम ना गिवन हो के आपको मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी आपका होता क्या है, m इज इक्वल टू n बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज फिक्स, दैट इज 1 मोल एंड इट इज फिक्स्ड। नाउ दिस नंबर ऑफ मोल्स इज फिक्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल इज फिक्स विच इज 1 मोल। तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम हमें ना होके हमें मोलैरिटी के टर्म्स में चाहिए आंसर, तो वॉल्यूम दूसरी साइड लिख जाओ और n बाय m ले लो। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू n बाय m, और n को हमने 1 फिक्स कर दिया तो 1 बाय m, ठीक है। तो हमारे पास 1 बाय m हो गया वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लिखूँ तो हमारे पास क्या हो गया, कापा इंटू 1 बाय m, तो दैट इज 1 बाय m। तो ये हो गया हमारा मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब्स के टर्म में ले लूँ, लीटर को, ये था हमारे पास मोल्स पर लीटर में, जो हम अगर मैं इसे ओनली k बाय m लिख देती तो वो था मोल्स पर लीटर में। अगर मैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में लिख लूँ तो हमारे पास इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम यूनिट लेते हैं वो सेंटीमीटर, आपको ज़्यादातर यही यूनिट ही देखने को मिलेगी, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और वो भी कैसे आई, आप यूनिट भी देख लीजिए, साइमंस पर सेंटीमीटर आपकी इसकी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर क्यूब आपकी ये यूनिट हो गई, तो आप ऊपर लिख के जाएंगे तो आपका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। मोल आपका जो भी होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर, इस वजह से आपका आ गया, आपका यहाँ पे मोल्स पर हमने सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में क्योंकि ले लिया यहाँ पे, तो मोल तो आपका रहेगा ही ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज आर यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब आई होप आपको वैसे क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला कैसे हुआ है ये, फिर भी ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए। आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी, आपके अलग से वीडियो मिलेगी, और क्रैश कोर्सेज हमारे बिल्कुल फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री हैं तो अच्छे नहीं हैं, आपको एक एक चीज़ इसमें बेस्ट मिलेगी और आपके मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है। फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला एंड दिस यूनिट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं भी यूनिट लगाना मत भूलिएगा, फालतू में मार्क्स कटवा देंगे। अब ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अब आ रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन वाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी अ टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी क्या डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है। बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय सो। देखिए कंडक्टिविटी जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट दी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। आयन्स कितने हैं सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। अब आयॉन्स आपके जो हैं डिक्रीज हो जाएंगे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, आपने पानी ज़्यादा डाल दिया आपके सॉल्यूशन में, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डाइल्यूशन से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, वो डिपेंड करेगा आपका वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है।
अगर मैं बात करूँ KCl की, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत अच्छे से डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, ब्यूटीफुली डिसोसिएट होता है। पर वहीं मैं अगर आपका CH3COOH ले लूँ तो ये आपका बहुत ही कम मात्रा में डिसोसिएट होता है। तो कितना कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आयंस में, वो बताएगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे हमने मोलर कंडक्टिविटी ले ली और हमने इन्फिनिटी पे ले ली, इन्फानाइट डाइल्यूशन ले लिया, तब क्या थी मोलर कंडक्टिविटी, तो वो आपका देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन दोनों का रेशो अल्फा इसे हम कहते हैं। और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अगेन, इसको और जो हमने पहले फॉर्मूला किया उसको कंबाइन करके, जो हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किया था दैट वाज K × 1000/m, ये दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है और अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। क्लैरॉशेस लॉ ये कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन और केटायन पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ NaCl का मोलर कंडक्टिविटी, तो इट विल बी इक्वल टू molar conductivity of individual ion that is Na positive and molar conductivity of individual ion that is Cl negative, इन दोनों पे जो है ये डिपेंड करेगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस पे घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें एक प्लॉट गिवन है, ये और ये, इन दोनों में हमें क्वेश्चंस इस प्लॉट को देखते हुए, इस ग्राफ को देखते हुए, ये NCERT का ग्राफ है और ये वाला जो होता है आपका इट इज़ रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज़ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इस ग्राफ को देख के बताना है प्रिडिक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि A आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका ग्राफ डेल्टा M वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर हाफ, यानी कि रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डेल्टा M का ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कुछ इस तरीके का था और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ इस तरीके से था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी एक्सट्रापोलेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहीं दूसरी और अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे फाइंड आउट करूं तो कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता एक्सट्रापोलेशन से, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमारे पास आ गया ये, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सट्रापोलेशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता डेल्टा M नॉट का वैल्यू, वहीं दूसरी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल्टा M नॉट का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है एक्सट्रापोलेशन से। क्योंकि अगर मैं एक्सट्रापोलेट यानी कि बढ़ाऊंगी ग्राफ को, अगर मैं ग्राफ को बढ़ा दूंगी आगे की ओर तो ये हमारा यहाँ पे टच हो जाएगा, पर ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो हम इसको इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, रियली वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी 404 गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा M का हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी अल्फा एंड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी तो सीधा सीधा आपने सब कुछ, आपको कंडक्टिविटी गिवन था, C का वैल्यू पता है आपको, आपने सब कुछ पुट किया, आपके पास आ गया। अब अल्फा क्या है, डेल्टा M एट एनी कॉन्सेंट्रेशन divided by delta M at infinite dilution। delta M at any concentration हमने ऑलरेडी निकाल लिया which was 40 and delta M नॉट क्या हो गया 404। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी बच्चे यहाँ से आ जाएगी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और सारी थियोरी कवर किया। दिस वॉज दी सेकेंड पार्ट। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल जो है थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा इसका। देन यू विल गेट दी वन शॉट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। तो आपको मतलब जनवरी तक तो अच्छे से रेडी कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम रेडी। इसके ऊपर जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इसके ऊपर आपकी श्रद्धा होती है और चीज़ें पढ़ने की, तो आपकी होनी भी चाहिए। तो आप एनसीईआरटी के प्लीज़ क्वेश्चंस मत छोड़ के जाइएगा। मैं सभी बच्चों को कहती हूँ एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके जाओ, उसके बाद आपको कोई 90% लेने से नहीं रोक सकता है। चलिए ठीक है।